हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुमार अनुराग है और मैं यहाँ संवाद आईएएस के मंच पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मुख्य परीक्षा पास की है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बधाई। मैं अपनी तरफ से और साथ के साथ संस्थान की तरफ से भी आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और जहाँ तक इस सेशन का सवाल है, इस सेशन की जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो इस अपेक्षा से कर रहे हैं कि आप में से हर वो लोग जो कि साक्षात्कार में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, उनको जिस तरीके के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए क्या सही उत्तर दिए जाने चाहिए, कैसे हम संतुलित उत्तर दें, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो संबंध है वो भूगोल के विषय से है और इसलिए इस सेशन में मैं भूगोल प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो आपसे साक्षात्कार में अपेक्षित प्रश्न हैं, मैं उन पर विस्तार से थोड़ा चर्चा करूंगा ताकि जो कॉन्सेप्ट के लेवल पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, या हमें उत्तर पता है लेकिन संतुलित उत्तर नहीं दे पाते हैं, उन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। उस पर मैं एक एक करके अलग अलग मुद्दों पर बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि वहां से किस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इस सेशन का इंपॉर्टेंस न सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल रखा होगा, बल्कि ये उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो भूगोल विषय को वैकल्पिक नहीं रखा जिन्होंने, लेकिन सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये प्रश्न उनके लिए भी उतने ही ज्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि सामान्य प्रश्न है और आप सब लोगों को पता है कि चूंकि आपका चुनाव एक अधिकारी के लिए किया जा रहा है, इसलिए आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि एटलीस्ट आप भूगोल के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी रखें, खासतौर से अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन मैं करने जा रहा हूं आपके साथ, और इसमें हम कुछ मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे मुद्दे जो अभी समकालीन स्थिति में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, खासतौर से हमारे प्रदेश बिहार के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं और फिर मैं ये भी चर्चा करूंगा आपसे कि इन प्रश्नों के लिए क्या उत्तर होने चाहिए। देखिए, दो तीन मुद्दे अभी ऐसे हैं जो कि एक भूगोल के विद्यार्थी के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उससे बड़े ही अपेक्षित हो जाते हैं कि उससे ये प्रश्न पूछ लिए जाएंगे साक्षात्कार में। अगर आप एक भूगोल के विद्यार्थी हैं, आपने या फिर आपने अपनी मुख्य परीक्षा में भूगोल वैकल्पिक विषय रख रखा है, तो निश्चित रूप से बिहार की जलवायु परिस्थितियों को लेकर जितने भी अभी समकालीन मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, इनको रिलेट करके इनसे संबंधित प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ये अपेक्षित है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे अभी बिहार में एक जो सबसे बड़ी समस्या, हालांकि ये बहुत लंबे समय की समस्या है, अभी तक इसका निदान नहीं हो पाया है, वो समस्या है बाढ़ की समस्या। देखिए, बाढ़ की समस्या बिहार में एक ऐसी समस्या है, खासतौर से उत्तर बिहार के क्षेत्र में, कि हर वर्ष उत्तर बिहार के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बाढ़ का उद्भव जिन नदियों के द्वारा होता है, ये नदियां नेपाल के क्षेत्र से बहकर आने वाली नदियां हैं, लेकिन बिहार में इन नदियों का जो विकराल रूप देखने को मिलता है और लोगों को पूरे साल के लगभग 6 महीने तो इस बाढ़ की समस्या से जूझने में ही लग जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में लोगों को कितना ज्यादा सामना करना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। तो इन चीजों को, इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इन समस्याओं के निदान पर काम करें। हमें दो तरीके से इन चीजों के बारे में सोचना है। एक तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में सोचना है, यानी कि हम किस तरीके से सावधानियां बरत सकते हैं, और दूसरा क्यूरेटिव मेजर भी सोचना है, निदानात्मक उपाय भी सोचने हैं
कि इस समस्या का निदान क्या है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दोबारा या तिबारा साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका साक्षात्कार सबसे पहली बार होने जा रहा है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो। लेकिन आप चाहे किसी भी क्रम के साक्षात्कार में जा रहे हो, यह ऐसी समस्या है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया हुआ है। मुझे लगता है आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे बाढ़ की समस्या के बारे में पता ना हो, बाढ़ की समस्या के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए किसी को पता ना हो, इसके लिए निदानात्मक उपाय क्या किए जाने हैं किसी को पता ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यह समस्या चूंकि है सामने, इसलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रश्न को अगर पूछ लिया जाए साक्षात्कार में तो हम एक संतुलित उत्तर कैसे दे सकते हैं। आइए मैं बात करूं। सबसे पहले तो एक प्रश्न के रूप में अगर आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने बैठे हैं और आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया कि चलिए मिस्टर एक्स वाई एंड जेड, आप बताइए कि बिहार में जो बाढ़ की समस्या हर वर्ष देखने को मिलती है, इसके निदान के लिए आप क्या उपाय सुझाते हैं। तो अगर इस तरीके का प्रश्न हो तो सबसे पहला प्रश्न तो सबसे पहला उत्तर तो यही बनता है कि सर ये एक लंबी समस्या है और इस समस्या की जड़ जो नदियां हैं, उन नदियों के तटबंधों को सीमित करना, उन नदियों के तटों को सीमित करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तटबंध बनाए जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो प्रश्न यह भी आ सकता है बोर्ड की तरफ से कि तटबंध तो हर वर्ष बनाए जाते हैं, क्या सिर्फ तटबंध बनाने से यह समस्या दूर हो जाएगी? आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं सर, निश्चित रूप से तटबंध हर समय बनाए जाते हैं, हर वर्ष बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बाढ़ का वेग होता है, जिस प्रकार से नदियों का बहाव बहुत तीव्र होता है, उसके दृष्टिकोण से जो तटबंध बनाए जाते हैं वो कमजोर बनते हैं। अब इसमें प्रशासन की गलती है या उन ठेकेदारों की तरफ से कमी है जिनको इस तरह के तटबंध बनाए जाने के ठेके दिए जाते हैं? इस पर प्रशासन का ध्यान होना चाहिए कि जो तटबंध बनाए जाएं वो नदियों के वेग को, नदियों की तीव्रता को देखते हुए उसकी मजबूती का ध्यान रखा जाए और उसकी ऊंचाई को भी इसी प्रकार से निश्चित किया जाए। तटबंध बनाने के अलावा जो दूसरे उपाय हैं उनमें जगह जगह बैराज या बांधों का निर्माण भी आवश्यक है। इससे हम जो जल का बहाव है उसको सीमित कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाढ़ की समस्या से यहां निदान मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक कार्य और कर सकते हैं कि जो बाढ़ का जल है जो बांध में इकट्ठा हो रहा है, उस जल से हम कई अन्य उपयोगी कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि जल विद्युत का उत्पादन या उस जल का खेती के लिए सिंचाई में उपयोग करना। आपसे फिर यहां से एक प्रश्न बन सकता है और वो प्रश्न ये बनेगा कि ये तो बहुत क्लियर कट है, जो आज आप बता रहे हैं वो तो सरकार के ध्यान में या प्रशासन के ध्यान में बहुत समय से होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये कार्य अभी तक हो नहीं पाए हैं, या जहां हुए भी हैं वहां पर पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं? तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है भारत सरकार और नेपाल की सरकार के बीच समझौते की। भारत और नेपाल के संबंध को इसमें बीच में लाना बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो भी संबंध है, जिन संबंधों के अंतर्गत जो समझौते हुए और समझौतों के अंतर्गत जो बांध का निर्माण करना है या बैराज का निर्माण करना है, उस बैराज या बांध के निर्माण के अंतर्गत बांध के पीछे जो जलाशय बनेंगे या जिन स्थानों पर जलाशय बनाए जाने हैं, उसमें नेपाल के भी क्षेत्र आते हैं। और नेपाल इस बात के लिए कदापि राजी नहीं होता है कि उसके क्षेत्र में इस प्रकार के जो जलाशय हैं उनका निर्माण कराया जाए, क्योंकि इससे नेपाल के जो जनसंख्या है, नेपाल के जो लोग हैं, उनको समस्या आ सकती है। तो फिर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आखिर इसके अन्य उपाय क्या है? देखिए,
अन्य उपायों में हम यहां पर निदानात्मक उपाय से ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि सावधानी बरतने के जो उपाय हैं जिससे कि बाढ़ से कम नुकसान हो, हम उस पर एक बार ध्यान आकर्षित करेंगे बोर्ड का। हमें यह बताना होगा कि हम अगर सुरक्षात्मक उपाय लेकर चलें, जैसे बाढ़ के क्षेत्रों में स्टिल्ट हाउस बनाना यानी खंभों पर घरों का बनाया जाना, ये घर ईंट या मिट्टी या इससे ना बने, सीमेंट से ना बने, लकड़ियों के घर बनाए जाए और ये घर कुछ इस प्रकार से बनाए जाए ताकि बाढ़ का जो बहाव है उस बहाव को वो सह पाए। जैसे आपने जो बांस लगाए या बल्ली लगाए, स्टिल्ट हाउस में यही होता है कि आप इस तरीके से बांस या बल्लियों का पूरा एक सिस्टम बनाते हैं और उसके ऊपर फिर घर, मचान पर उसके घर बना देते हैं। इस प्रकार के घरों का बनाया जाना, लोगों के लिए जो वैकल्पिक जीवन यापन की व्यवस्था है उसका उपाय रखना, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस का भी बहुत ही नितांत रूप से आप कह सकते हैं कि उसका पालन करना। ये कई सारी आवश्यक चीजें हैं जो कि बाढ़ के समस्या से निपटने में हमारी मदद कर सकती है। मैं आपसे ये अपेक्षा रखूंगा कि चूंकि मैं ये चीजें बता रहा हूं, इसमें आप ध्यान रखें कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए, बाढ़ की समस्या में के समय क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए, इसकी जो गाइडलाइंस दी है, क्योंकि आप सभी सक्षम हैं इंटरनेट चलाने में, आप सभी के पास अभी मोबाइल में गूगल होगा, आप फटाफट वहां पर जाके उस साइट पर जाके आप गाइडलाइंस देख सकते हैं कि क्या 4 या 5 बिंदु दिए गए हैं गाइडलाइंस के अंतर्गत जिससे हम बाढ़ के समय सुरक्षात्मक उपाय जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये ऐसी समस्या है जिससे बिहार हर वर्ष निपटता है, या कह लीजिए बिहार को इसका सामना करना पड़ता है, बिहार के लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, इसलिए इस समस्या और इसके निदानात्मक उपाय और इसके सुरक्षात्मक उपायों से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। मैंने कुछ चीजों की चर्चा आपसे की है, कुछ चीजों का जिक्र आपसे किया है। इसके अलावा आप साइट पर कुछ चीजें जरूर ढूंढें जैसे मैंने बताया, और उन चीजों को भी अपने आंसर में ध्यान में रखें। आंसर देते समय आप नोट करके रखें अपने नोटबुक में, ताकि आपको जब उत्तर दे रहे हो तो ये सारे बिंदु एक साथ याद रहें। अब आइए मैं एक दूसरी समस्या के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं बिहार में, जिसकी चर्चा इस वर्ष काफी ज्यादा रही, और वो समस्या है लाइटनिंग की। लाइटनिंग आप समझ रहे हैं, लाइटनिंग यानी तड़ितपात। या वज्रपात भी इसको बोलते हैं, या फिर आसमानी बिजली का गिरना। ये लाइटनिंग की समस्या इस वर्ष आपने समाचार में सुना, समाचार पत्रों में पढ़ा कि बिहार के बहुत सारे जिलों में लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ा। बहुत सारे लोगों की जान चली गई बिजली गिरने से, और यह संख्या सैकड़ों में चली गई। अब यहां पर इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं, और वो प्रश्न कुछ इस तरीके से हो सकता है कि तड़ित क्या है, या जिस तड़ितपात की समस्या के बारे में आपने सुना है उसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, अगर प्रश्न ये हो कि अभी हाल में ही बिहार में तड़ितपात की समस्या सुनने को मिली, इसके विषय में कुछ बताएं, अगर प्रश्न ऐसा हो तो सबसे पहले आपका उत्तर एकदम समकालीन स्थिति के अनुसार होना चाहिए। आप ये बता सकते हैं कि सर, बिहार में अभी हाल के ही कुछ दिनों पहले तड़ितपात की समस्या देखने को मिली या वज्रपात की समस्या देखने को मिली, जिसमें आसमानी बिजली गिरने से कई जिलों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस प्रश्न का
इससे अधिक उत्तर मुझे लगता है कि देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें एक चीज और अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, किस मंथ में यह हुआ। ठीक है, तब आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है, जब आपका उत्तर इतना संतुलित रहा तो आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि अच्छा तड़ित है क्या, ये जो आसमानी बिजली है ये है क्या। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। आप उत्तर में यह कह सकते हैं कि सर वायुमंडल में विद्युत आवेश का जो डिस्चार्ज होता है, उस विद्युत आवेश के डिस्चार्ज होने से उससे उत्पन्न जो थंडरिंग होती है, जो कड़कड़ाहट पैदा होती है, उसी को हम तड़ित कहते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, आपसे थंडरिंग पूछी जा रही है, आपसे तड़ित पूछी जा रही है। अभी आपसे यह नहीं पूछा गया है कि तड़ितपात क्या है, आपसे सिर्फ अभी तड़ित की बात की गई है, तो आपका उत्तर भी तड़ित के अनुरूप होना चाहिए। मैंने आपको बताया, मैं उसको एक लाइन में लिख देता हूं। वायुमंडल में आवेशों का डिस्चार्ज होना एवं उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट, जिसे आप थंडर कह सकते हैं, को थंडरिंग या तड़ित कहा जाता है। अब इस प्रश्न के उत्तर के बाद आपके लिए तुरंत एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एक चीज मैं आपको यहां पर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। ये कुछ ऐसे अनुभव है जो मुझे लगता है आपके साथ अगर शेयर किए जाए तो आपको इससे काफी ज्यादा आसानी होगी साक्षात्कार में। जब भी आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने बैठते हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हैं और आपसे कोई प्रश्न किया जाता है और उसके बाद आप उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आपको अपने उत्तर कम शब्दों में और संतुलित देने होंगे। तो जितना प्रश्न उतना ही उत्तर, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठने के बाद। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न की तैयारी आपकी अच्छी है और आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज है और आपने जो अपना उत्तर देना है वो बहुत संतुलित देना है, तो ध्यान रखना है इस चीज का कि आप पहले से माइंड मेकअप करके बैठे हों। आपके माइंड में ये हो कि अगर ये प्रश्न आ गया और मैंने ये उत्तर दिया तो सामान्य तौर पर और क्या प्रश्न आने चाहिए। और अभी जब आप इंटरव्यू से पहले तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि आपके पास एक पूरा क्वेश्चनेयर तैयार हो, जिस क्वेश्चनेयर में आपके पास एक प्रश्न और उसके उत्तर के बाद दूसरा क्या प्रश्न बन सकता है, उस संभावित प्रश्न को आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। अभी मैंने आपसे दो प्रश्नों के रूप में आपसे जिक्र किया। पहला मैंने जिक्र किया बिहार में अभी हाल में ही तड़ितपात की स्थिति के विषय में कुछ बताए, और दूसरा प्रश्न मैंने किया तड़ित क्या है। इन दो प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए। आइए मैं इसके बाद आपको बताऊं कि इससे बाद क्या प्रश्न बन सकते हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस प्रकार के तड़ित का संबंध किस जलवायु परिस्थिति से है। इस प्रकार के तड़ित का संबंध किस प्रकार की जलवायु परिस्थिति से है। आप कहेंगे सामान्यतः तड़ित का संबंध वर्षा ऋतु के समय बादलों से है, वर्षा ऋतु के समय बनने वाले बादलों से है। अगर आप एक
भूगोल के को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले परीक्षार्थी हैं, कैंडिडेट हैं। तो इस उत्तर के बाद आपसे तुरंत एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो ये कि किस प्रकार के बादलों से संबंध है इनका, किस प्रकार के बादलों से इनका संबंध है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो आपका सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए कि सर इस प्रकार के तड़ित का संबंध कपासी वर्षी मेघों या फिर इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको पता होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोला जाता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स से है, इस तड़ित का संबंध किससे है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स से है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? अगला प्रश्न यहां पर यह बनेगा कि आखिर इसका संबंध क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स से ही क्यों है? क्या मेघों के अन्य प्रकार भी हैं? और अगर अन्य प्रकार हैं तो उन प्रकारों में इस प्रकार के तड़ित की समस्या या तड़ित जैसी स्थिति देखने को क्यों नहीं मिलती? यहां पर आपका प्रश्न जो पूछा गया आपसे, उसका उत्तर यह होना चाहिए कि सर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स या कपासी वर्षी मेघों का जो आकार होता है, उस आकार की एक विशेषता है। कपासी वर्षी मेघों का आकार जो है वो निहाई के आकार का होता है। इस प्रकार से ये ऐसे मेघ होते हैं जो ऊर्ध्वाधर रूप से काफी विस्तृत होते हैं, लंबवत काफी विस्तृत होते हैं, और इस विस्तृत मेघ में लगातार जो वायु है वो मॉइस्चर के साथ यानी कि जलवाष्प के साथ ऊपर की ओर उठती रहती है। जैसे जैसे इसमें मॉइस्चर की अपड्राफ्टिंग होती है, वो ऊपर उठती है, वैसे वैसे उसमें तापमान कम होने के कारण मॉइस्चर जो है वो ठंडा होता है, उसमें संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन के साथ जल सीकरों या वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो उनके आकार अलग अलग होते हैं। जो छोटे आकार के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऊपर के, इस मेघ के ऊपर के हिस्से में बनते हैं, और जो बड़े आकार के जल सीकर है या मेघ की जो बूंदे हैं वो कहां बनती हैं? वो नीचे के क्षेत्र में इकट्ठी हो जाती, इस मेघ के तल और उसके आसपास इकट्ठी हो जाती। कौन सी? बड़ी बूंदे। और छोटी बूंदे कहां इकट्ठी हो गई? ऊपर की ओर। अब आप देखिए होता क्या है कि जब इस प्रकार से ये बूंदे नीचे की ओर इकट्ठा होती है, आप यहां पर बताएंगे कि ये जो बूंदे बन रही हैं इनमें विद्युत आवेश होता है। इनमें क्या होता है? विद्युत आवेश होता है, और ये अलग अलग प्रकार से आवेशित जल सीकर होते हैं, अलग अलग आवेशों से युक्त ये जल सीकर होते हैं। कौन से आवेश? तो अब आप इसको बताएंगे। यहां पर जो ऊपरी क्षेत्र में जल सीकर बने, ये सारे जल सीकर धनाविष्ट होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो गए? ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, आप समझ जाइए, ये जो सबसे ऊपर वाले जल सीकर होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, जबकि मध्यम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र और निम्न क्षेत्र यानी निचले क्षेत्रों में जब आप बात करेंगे तो यहां के जो जल सीकर होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज या ऋणावेशित होते हैं, ऋणाविष्ट होते हैं। इस प्रकार से नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मैं आपसे यहां पर यह बताना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने बैठे हैं, तो आप अपना उत्तर देते समय इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात आप कर सकते हैं। आप
वैसे तो हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपको समस्या आती है कुछ शब्दों में तो उसके स्थान पर आप अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया कि मिडिल रीजन और लोअर रीजन यानी मध्य क्षेत्र और निचले क्षेत्र में ऋणावेशित जल सीकर होते हैं, और ऊपर वाले हिस्से में जहां पर छोटे छोटे जल सीकर है, ये सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। अब क्या होता है कि जब जल सीकरों का यानी वाटर ड्रॉपलेट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है नीचे और ऊपर हर जगह, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण अब ये आवेश, चूंकि आप देख रहे हैं क्या है, दोनों विपरीत आवेश है, इधर धनावेश है उधर ऋणावेश है, तो विपरीत आवेश होने के कारण अब यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश जो है वो अपना काम शुरू करेंगे, और इस प्रकार से तड़ित उत्पन्न होते हैं बीच में। ये तड़ित इस प्रकार उत्पन्न हो जाते। अब आपने तो ये बता दिया कि तड़ित कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब यहीं पर मैं कुछ चीजें अभी आपसे जिक्र करने जा रहा हूं, इनको आप ध्यान में रखेंगे ताकि अब प्रश्न जिस प्रकार से मुड़ेगा उस प्रकार से आप उसका उत्तर देंगे। इस प्रकार से जब तड़ित पैदा होते हैं तो यहां पर अगर आप चित्र के हिसाब से देख रहे होंगे तो ये तड़ित मैंने नीचे नहीं बनाया, मैंने तो बताया कि ये यहां बन रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आती है कि इन तड़ित का जो डिस्चार्ज है वो नीचे जमीन तक देखने को मिल जाता है। अब इस समस्या पर आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से जब कपासी वर्षी मेघ बनते हैं तो ये कपासी वर्षी मेघ बहुत बड़े बड़े आकार में एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं। सभी कपासी वर्षी मेघों में इस प्रकार के जलसीकर मौजूद होते हैं और इस प्रकार के जलसीकर धनावेशित और ऋणावेशित अवस्था में वहां पर रहते हैं। जब ये मेघ एक दूसरे से सटकर गुजरते हैं तो उनके टकराव से जो ये जलसीकरों के हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, टूटते हैं। ये हिस्से क्या होंगे, टूटेंगे, और इनके बीच ये जो तड़ित उत्पन्न हो रहा है, चूंकि इन मेघों से वर्षा हो रही होती है तो ये तड़ित उस वर्षा के जल के साथ बहुत तेजी से नीचे की ओर आते हैं, और तब इनका जो प्रभाव है वो कहां देखने को मिलता है, जमीन पर देखने को मिलता है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि जो तड़ित है, जो इस तरह की लाइटनिंग है, वो आपके क्षेत्र में भी बादल बने हुए हैं, बादल गरज रहे हैं, उनके साथ ये चमक पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहीं सुनते अपने कि आप अपने आसपास की वहां पर बिजली गिरने से किसी की मृत्यु होगी। कुछ विशेष समय में इस प्रकार के बिजली गिरने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर लोग सीधे सीधे उसके प्रभाव में आ गए तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको मैं पूरा अगर एक खाका खींचकर बताऊं कि ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न होती है जिससे कि ये बिजली का गिरना लोगों के जीवन तक को प्रभावित कर जाता है, तो वो समझना यह है कि ये बिजली जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यानी कि कपासी वर्षी मेघों के कारण गिर रही है, क्या यह बिजली का गिरना एक सामान्य समस्या है या यह कोई ऐसी समस्या है जो किस वर्ष के किसी विशेष समय में ही देखने को मिलती है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या यह एक ऐसी समस्या है जो वर्ष के किसी विशेष समय में ही देखने को मिलती है या देश के किसी खास क्षेत्र में ही देखने को मिलती है, जैसे इस बार की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादा लोगों की जान गई, ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, तो क्या हम ये मानकर चले कि इस प्रकार की समस्या जो है वो प्रदेश विशेष में होती है, क्षेत्र विशेष में होती है,
या ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो कहीं भी हो सकती है। अब यहां पर देखें, प्रश्न के दो हिस्से हैं, मैं उन दोनों हिस्सों का अलग अलग जवाब दे रहा हूं। पहला हिस्सा यह है कि क्या यह वर्ष के विशेष समय में होता है, ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, या इस प्रकार के इवेंट्स होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो बिल्कुल यह सही बात है। सामान्य तौर पर आप यह देखेंगे कि इस प्रकार की समस्या कब उत्पन्न हो रही है। ये जो लाइटनिंग की समस्या है, ये सामान्य तौर पर यह जो लाइटनिंग की घटना है, देखिए समस्या आप हर बार नहीं बोलेंगे, मैं भी जो बोल रहा हूं वो समस्या बार बार बोलना गलत है। यहां पर हम घटना शब्द का प्रयोग करें कि ये जो तड़ित की घटना है या लाइटनिंग की का जो इवेंट हो रहा है, ये सामान्य तौर पर जिन बादलों से संबंधित है, जिन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स या कपासी वर्षी मेघों से संबंधित है, ये मेघ जब मॉनसून के शुरुआती दौर में, यानी भारत में जब मॉनसून प्रवेश कर जाता है, उसके शुरुआती दौर में जब ये मेघ बनते हैं, तो इन मेघों का निर्माण काफी तीव्रता से होता है। उस समय मॉनसून की जो पवनें जलवाष्प लेकर आ रही होती है और वो जलवाष्प की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण बनने वाले मेघ बहुत ऊंचे और बहुत घने बन जाते हैं, और उनमें ये जो आवेशित कणों का आप कहते हैं कि समूहन होता है, इसका जो एग्रीगेशन होता है वो बहुत लार्ज स्केल पर होता है, जिसकी वजह से मॉनसून के उस शुरुआती दौर में इस प्रकार के इवेंट्स का होना बहुत ही सामान्य बात है। ठीक है, देखिए जब आपका उत्तर ये आएगा तो फटाफट एक प्रश्न बन जाएगा, बजाय इसके कि आपको दूसरे भाग का उत्तर देने को मिले। अगर बोर्ड थोड़ा सा पेशेंस वाला है तो वो आपके दूसरे भाग के उत्तर को भी सुनेगा, अन्यथा आपने जो उत्तर दिया है उसी से ही एक और प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न ये बन जाएगा कि अरे आपने तो ये कह दिया कि ये सामान्य बात है, तो फिर मॉनसून ने बिहार में, बिहार कह रहा हूं, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में या झारखंड में इस तरीके के इवेंट से जो समस्या उत्पन्न करनी थी वो क्यों नहीं की? बिहार में और उत्तर प्रदेश में ही ऐसी समस्या क्यों दिखने लगी? ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान इन्हीं क्षेत्रों में क्यों गई? झारखंड में और वेस्ट बंगाल में और ओडिशा, ये जो पड़ोसी राज्य हैं, इनमें ऐसा क्यों देखने को नहीं मिला? देखिए कुछ मृत्यु तो इन क्षेत्रों में भी हुई, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यहां पर नहीं हुए। आंकड़े ये बताते हैं कि इन क्षेत्रों में भी मृत्यु हुई। आप यहां पर उत्तर ऐसे देना शुरू करेंगे कि सर अगर हम वार्षिक आंकड़े उठाकर देखें हर वर्ष का कि कितने लोगों की मृत्यु इन अलग अलग राज्यों में हुई है, प्रत्येक वर्ष का अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो ओडिशा ऐसा राज्य है जिसके पिछले आंकड़े ये बताते हैं कि ओडिशा में बिजली के गिरने से, आसमानी बिजली के गिरने से या तड़ितपात होने से मृत्यु सबसे ज्यादा हुई। दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर जिस राज्य का नाम आता है वो मध्य प्रदेश है। और अगर हम बिहार के स्थान की गणना करें इन्हीं आंकड़ों से तो बिहार का स्थान 8वां हो जाता है। लेकिन अब समस्या यह है कि हमारे सामने आंकड़े जो बिहार के हैं मृत्यु वाले वो ज्यादा है। तो ऐसी क्या स्थिति है? क्या बिहार में कुछ ऐसी विशेष भौगोलिक परिस्थितियां बनी जिसके कारण वहां पर बिजली कड़कने जैसी समस्या ज्यादा उत्पन्न हुई? अब इसके पीछे एक दो चर्चाएं जो सुनने में आई हैं, जो न्यूज़पेपर में आई है, उसकी चर्चा भी मैं कर रहा हूं। आप अपने उत्तर में कैसे उसको समेटेंगे, आप इसका ध्यान रखेंगे। एक समस्या आई कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शिफ्ट हो रहा है और उसके शिफ्टिंग का कहीं ना कहीं एक सेंटर सा जो है वो बनता चला जा रहा है, कुछ क्षेत्र, जिसकी वजह से वो इस तरीके की लाइटनिंग को रिसीव कर रहा है। ऐसी कुछ चर्चा चली जरूर है, लेकिन इसके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी इस प्रकार का आप कह सकते हैं कि सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम बहुत ज्यादा कुछ इसके विषय में बात कर सके। तो इसलिए चूंकि ये ऐसी चीज, ऐसा न्यूज आपके सामने रखकर उसको आधार बनाकर प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड से, आप इस विषय में कहेंगे कि सर इसके पीछे अभी कोई ज्यादा
सूचनाएं प्राप्त नहीं है, इसलिए इसके विषय में अभी कह पाना मुश्किल है। हां, इस विषय पर जो दूसरा नजरिया है वो बिल्कुल सही है, और अगर हम उस नजरिए से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे जहन में आती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बिहार में इस बार ये समस्या, या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इस बार ये समस्या जो है वो ज्यादा देखने को मिली। वो चीज क्या है, जरा आप सोचे। देखिए, भारत के जलवायु विभाग ने, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, आईएमडी के अनुसार हर वर्ष ऐसा बताया जाता है कि भारत में बिजली कड़कने से और वज्रपात से, लाइटनिंग से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है। अलग अलग राज्यों में उसके आंकड़े अलग अलग हैं। मैंने जैसा बताया आपको, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा आंकड़े थे, तो नंबर 1 नंबर 2 पर वो थे। बिहार को मैंने बताया 8वें स्थान पर था। ये आंकड़े हमें ये बताते हैं कि जिस समय इस प्रकार की लाइटनिंग की समस्या उन क्षेत्रों में देखने को मिली है जिससे लोगों की जान गई, वो इस वजह से क्योंकि उन समयों के दौरान, उस समय इन क्षेत्रों में प्रिवेंटिव मेजर्स यानी सुरक्षात्मक उपाय बहुत ज्यादा नहीं किए गए थे। आईएमडी के अनुसार यह बताया गया है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ये बताता है कि हमारे पास कई ऐसे तंत्र हैं, कई ऐसे टूल्स हैं जिनका अगर हम बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर पाए तो हम लोगों को पहले से ही पूर्वानुमान करके ये बता सकते हैं कि इस समय के दौरान बिजली गिरने की घटना हो सकती है, इसलिए आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उस समय आप जो है वो सुरक्षात्मक उपायों का ध्यान रखें। मैं कुछ टूल्स के नाम आपको बताता हूं, जिन टूल्स की मदद से हम इस प्रकार के जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उस जो आईएमडी ने डेवलप किया है, उसके विषय में आपको बताऊं। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक तो सैटेलाइट की जो सुविधा है वो तो है ही है। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इट डेवलप्ड certain tools for early warning system, for lightning, है ना। बिजली गिरने के लिए कई सारे टूल्स, जिसमें एक तो आपको बताऊं मैं, सैटेलाइट जो है वो निश्चित रूप से उपयोगी है। आपको पता है, मौसम संबंधी बहुत सारी घटनाओं की जानकारी देने के लिए इस तरह के कई सारे सैटेलाइट हमने भेजे हैं। सैटेलाइट के अलावा हमारे पास एक और भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डॉपलर रडार। इस डॉपलर रडार से हम एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसका बहुत पहले, समय रहते ही पता लगा पाते हैं। तो डॉपलर रडार का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय, जिसके होने की वजह से या जिसके शुरू किए जाने की वजह से अभी हम समय रहते ही या समय से बहुत पहले ही या घटना होने के बहुत पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो चीज क्या है? वो है सरफेस बेस्ड लाइटनिंग एरे। ठीक है, सरफेस बेस्ड लाइटनिंग एरे। इसका इस्तेमाल करके आपको बताऊं कि लगभग 2 घंटे पहले ही यह जानकारी प्राप्त कर ली जाती है कि इस क्षेत्र में वज्रपात हो सकता है, बिजली गिर सकती है, लाइटनिंग की समस्या पैदा हो सकती है, और इसलिए लोगों को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि वे अपने खेतों में काम करने न जाए,
वे अपने घर से बाहर ना निकले, खुले क्षेत्रों में ना जाए। ठीक है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो नाउकास्ट, जिसके कारण जिसकी सहायता से ये जो सारी चीजें हैं, जो न्यूज है, उसको प्रसारित किया जाता है, तो इसकी मदद ली जाती है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, स्वैच्छिक रूप से और सरकारी तंत्र को ये निःशुल्क अपना असिस्टेंट, अपनी सहायता प्रदान करते हैं। उन संस्थाओं में से एक संस्थान का नाम मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जिसने अभी तक कई राज्यों के साथ मिलकर वहां पर बहुत ही सफलतापूर्वक काम किए और वहां पर इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट डेवलप किए, जिसकी वजह से वे राज्य भी, आज जो बिहार उत्तर प्रदेश में स्थिति दिखाई दे रही थी, उन राज्यों में भी इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन पिछले दिनों जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसी घटना देखने को मिली, उन राज्यों में इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिली। मैं अभी आपके साथ उदाहरण के साथ बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस संस्था का नाम बताना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है इस क्षेत्र में। उस संस्था का शॉर्ट फॉर्म है क्रॉप्स, ये याद रखेंगे। इस संस्था का जो फुल फॉर्म है, क्रॉप है ना, CROPC। ठीक है। इस संस्था का क्या नाम है? क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। इस संस्था का जो काम है वो वैसे तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, किस प्रकार के चीजों का जो है वो उत्पादन किया जाना चाहिए, कैसे इन समस्याओं से निपटने के लिए विकास करना चाहिए, इन सारी चीजों पर यह संस्था काम करती है। लेकिन इस संस्था ने पिछले 2 वर्षों में झारखंड और ओडिशा राज्य में जिस तरीके के अविश्वसनीय काम किए, अविश्वसनीय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस संस्था ने जो काम किए हैं उससे जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, विशेष रूप से लाइटनिंग की वजह से वो एकदम नगण्य तक पहुंच गई है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है देवघर। हम अपने बोलचाल की भाषा में बाबा धाम भी कहते हैं। देवघर एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि 2012 में बिजली गिरने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर वहां पर कई सारे कदम उठाए गए और ऐसा करते करते राज्य सरकारों ने यह देखा, वहां की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने यह देखा कि झारखंड जैसे क्षेत्र में इस समस्या से निपटने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त संस्था है, इस संस्था की सहायता ली जाए और वहां पर कुछ काम कराया जाए। इस संस्था ने पहुंचकर वहां पर जो सबसे बड़ा काम किया, आप देखें जो बाबा धाम का मंदिर है या उसके आसपास के जो क्षेत्र है जहां पर कई सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह की गई कि वहां पर जो लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं, है ना, या लाइटनिंग कंडक्टर्स जिनको बोलते हैं, जिनको तड़ित चालक बोलते हैं, ऐसे तड़ित चालकों को वहां पर स्थापित कराया। इसके अलावा लाइटनिंग शेल्टर्स बनाए गए। लाइटनिंग शेल्टर का अर्थ यह हो गया कि हम ऐसे शेल्टर्स बनाए, ऐसे स्थान का निर्माण करें जहां हमने बहुत बड़े बड़े टावर्स खड़े कर रखे हैं। उन टावर्स के ऊपर हमने इस प्रकार से छतरी नुमा
छतरीनुमा आकार में जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है वो लगा रखे हैं और उसको सीधा नीचे ले जाते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। आप में से बहुत लोगों को तड़ित चालक के बारे में पता होगा। जितनी भी महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई हैं, जितने भी महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स हैं, मकबरे हैं जो आज भी हमारे देश में उपस्थित है, आप देखें उनके शीर्ष पर तड़ित चालक लगाया गया और वहां से एक पट्टी जो मिश्र धातु की होती है, जिसमें तांबा ज्यादा होता है, उस पट्टी को सीधे ले जाकर नीचे काफी गहराई तक धंसा दिया जाता है। तो ये पट्टी क्या करती है कि इस तड़ित को, ये जो आवेश है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है और आकर्षित करके सीधा उसको नीचे ग्राउंड कर देती। तो इस संस्था ने वहां पर कई क्षेत्रों में, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर इस तरीके के कई सारे लाइटनिंग शेल्टर्स बनाए हैं। ये उन लोगों के लिए बनाए जो कि अपने घरों से बाहर है और उस समय वो तत्काल घर नहीं पहुंच सकते जब वहां पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, बादलों का निर्माण हो रहा है, जिन बादलों से बिजली कड़कने की समस्या देखने को मिल रही है। तो उनको फटाफट अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ उनको ये बता दिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं आश्रय ले ले। तो वो इस तरीके के शेल्टर्स में जाकर छुप जाते हैं जब तक कि इस समस्या को से निपट नहीं लिया जाता, या ये कहते हैं कि ये समस्या जब दूर नहीं निकल जाती, जब ऐसी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हो जाती। तो ऐसे लाइटनिंग शेल्टर्स का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें उपायों के विषय में, अगर आपसे पूछा जाए तो लाइटनिंग शेल्टर्स एक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम में कई सारी चीजें हैं, मैंने बताया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस तरीके के सिस्टम्स को इनिशिएट किया है, इस तरीके के सिस्टम की शुरुआत की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि ओडिशा के सरकार ने शुरू किया है, वो है, जैसे हम बिहार में देखते हैं ना शिक्षा मित्र, वैसे ही ओडिशा के सरकार ने शुरू किया है आपदा मित्र। आपदा मित्रों की नियुक्ति शुरू की है ओडिशा की सरकार ने। कहां पर? ओडिशा में। मैं स्पष्ट लिख देता हूं ताकि आप इसे नोट कर पाए। ओडिशा में आपदा मित्रों की नियुक्ति शुरू की गई है। इनका काम क्या है कि ये ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को, किन लोगों को? जो खेतों में काम करने जाते हैं, खुले में काम करने जाते हैं, और उस समय जबकि बारिश का समय होता है, उस समय वो अपने खेतों में ही होते हैं। इस प्रकार के बादलों से इस तरह की घटनाएं उत्पन्न होती है और उनको फिर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वो लोगों को इसके लिए अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, उनको इस चीज का ज्ञान कराते हैं कि कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे आप ये समझ पाए कि अभी जो है हम समस्या में घिर सकते हैं, फटाफट यहां से निकल लें। तो आपदा मित्र जैसी जो स्थिति है उसको, ये इस प्रकार की जो नियुक्तियां की जा रही हैं, ये उड़ीसा सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। ऐसे कदम अन्य राज्यों में भी उठाए जाने चाहिए। देखिए समस्या क्या है कि जब हम जिस समय की बात करते हैं कि इस समय लाइटनिंग की समस्या पैदा होती है, लाइटनिंग की घटना जो है वो पैदा होती है और ये फिर समस्या बन जाती है हमारे लिए, वो समय है अर्ली मॉनसून पीरियड का। प्री मॉनसून में इस तरह की स्थिति नहीं होती, मॉनसून पूर्व इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही मॉनसून एडवांस स्टेज में आता है, जैसे ही वो शुरुआती दौर में बढ़ना शुरू करता है, वैसे ही इस प्रकार की घटनाएं सामान्य रूप से उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर मॉनसून के द्वारा जो बादलों का निर्माण है बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। अब ये वही समय है जब हमारे देश में किसान जो है वो खरीफ की फसल की बुआई कर रहे होते हैं, पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती हो रही होती है हमारे यहां। और धान की खेती आपको पता है किस तरीके से किसान जो है वो घुटने भर पानी में वहां खेत में खड़ा होकर और फसल की बुआई कर रहा होता है, पूरा खेत जल से भरा होता है। आप सोचो कि ये जो लाइटनिंग है,
जब इस तरीके से बिजली गिरती है तो बिजली गिरने के बाद दो तरीके की समस्या पैदा होती है। पहली समस्या यह है कि जैसे ही गिरी, अगर वो उस क्षेत्र में गिरी जहां पर कि किसान काम कर रहे हैं, तो एक तो किसान डायरेक्ट उसके इंपैक्ट में आ गए, डायरेक्ट उसके प्रभाव में आ गए, और दूसरा कि वर्टिकल जो फ्लैश है उसके अलावा हॉरिजॉन्टल फ्लैश भी, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी देखने को मिलता है। यानी वो जो बिजली यहां पर नीचे गिरी है वो हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से फैलती है और फिर उसकी चपेट में जितनी भी चीजें आती हैं उसको वो जला देती है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? आपको अगर मैं डेटा को देखकर बताऊं कि डेटा कितना है, कि एक बार जब बिजली गिरती है तो तापमान कितना उत्पन्न होता है, लगभग 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान पैदा होता है। 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप समझ सकते हैं यह तापमान कितना होगा। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो कितनी है? 100 से लेकर मिलियंस ऑफ वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आप सोचे कि आज आपके घर के ऊपर से कोई तार जा रहा हो और कहे ये 1000 वोल्ट का तार है, इससे सावधान रहना आवश्यक है। क्या आप उस तार को अपने घर के ठीक ऊपर से होकर जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, भाई किनारे से ले जाओ। जिस बिजली के साथ 100 वोल्ट से लेकर मिलियंस ऑफ वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, आप समझ सकते हैं कि उससे कितना नुकसान हो सकता है। जिससे इतनी हीट, इतना टेम्परेचर पैदा हो सकता है, आप समझ सकते हैं उससे कितना नुकसान पैदा हो सकता है। और विशेष तौर से मैं बताऊंगा, बिहार के जिन क्षेत्रों में यह समस्या देखने को मिली है वो मुख्य रूप से अगर आप जानेंगे तो वो कृषक प्रदेश है, और वहां पर जो घर बने गए हैं वो फूस के घर, हट्स जो है, वो झोपड़ियां जो है वो देखने को मिलती। आप सोचिए इस प्रकार के तापमान और इस प्रकार के हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने से क्या वो फूस के घर सही सलामत रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यानी किसान अपनी जान से तो जा रहा है, उसका जो एसेट है, ये जो झोपड़ियां उसका एसेट है, वो भी खत्म, जल के राख। अगर उन झोपड़ियों में कोई है तो वो भी जल के राख। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशियो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा है, उसके विषय में भी हमें बात करनी चाहिए। मैं आपको समस्याएं गिना रहा हूं, आप इन चीजों को नोट करिएगा ताकि आपसे जब इस संबंध में प्रश्न पूछे जाए तो आपके पास पर्याप्त उत्तर हो। बिहार का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है इसके विषय में भी बात करें। देखिए, एक तो निम्न वर्गीय समाज है, या मध्यम वर्गीय में भी आप कहें, निम्न मध्यम वर्गीय समाज ज्यादा है उन क्षेत्रों में जहां ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि घरों के स्थान पर ज्यादातर झोपड़ियां बनी है ना, ये उन क्षेत्रों की बात हम ज्यादा कर रहे हैं जहां पर इस प्रकार के खुले खेत हैं और लोग खेतों में काम करने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो निम्न वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वहां पर, अगर सपोज किया कि प्रधानमंत्री आवास कल्याण योजना के तहत उन्हें पैसे भी दिए गए हैं घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, तो भी उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता जिससे कि वो सुरक्षित रह पाए। अभी बिहार में एक समस्या देखने को मिलती है कि लोगों ने ऐसे ईंट की दीवार खड़ी कर दिया और ऊपर से टीन का शेड दे दिया। अब ये टीन का शेड होने की वजह से क्या स्थिति है, आप देखें कि लोगों को जब ये बिजली गिरती है तो टीन का शेड वो तो अट्रैक्ट कर लेगा, और जब वो अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर जो उसके अंदर है, उस घर के अंदर है, उसको काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जान भी जा सकती है। तो सामाजिक आर्थिक ढांचे में भी बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए भी सरकार को काम करना पड़ेगा, प्रशासन को काम करना पड़ेगा। आप देखिए, हर वर्ष जब इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इतने लोगों की जान जाती है और सरकार लाखों का मुआवजा दे देती है। अगर आपसे उपाय पूछे तो आप उपाय में एक चीज ये भी बता सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक उपाय है,
और एक उपाय यह भी है कि निश्चित रूप से अगर इतना खर्चा हर वर्ष मुआवजे के लिए हो रहा है तो सरकार एक ऐसा धन सुनिश्चित करे, एक ऐसा फंड बनाए जिसके अंतर्गत ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए, इस प्रकार के संस्थानों का और उनके अनुभवों का प्रयोग किया जाए ताकि लोगों को हर बार इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और देखिए, ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, अब तो ये व्यावहारिक रूप से देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष जब अम्फन तूफान आया था, आपको पता होगा अम्फन का प्रभाव किस प्रकार से ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला, वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। निश्चित रूप से जब इस प्रकार के चक्रवात आते हैं, इस प्रकार के तूफान खड़े होते हैं, तो उन तूफानों की वजह से इस प्रकार के मेघ बन सकते हैं, जो मैंने बताया था क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, वो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के साथ। लाइटनिंग भी उससे होती है क्योंकि थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, वो है ना, तड़क झंझा होते हैं। और आप देखें इस अम्फन तूफान के दौरान निश्चित रूप से लोगों को जानमाल की हानि हुई है कुछ स्तर पर, लेकिन लाइटनिंग से एक भी मृत्यु नहीं हुई, तड़कपात से या लाइटनिंग से एक भी लोगों की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहले से लोगों को जागरूक किया जा चुका है, लोगों के लिए अर्निंग वार्निंग सिस्टम का पूरी तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि लाइटनिंग शेल्टर्स बनाने की बात की जा रही, तो ओडिशा में ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत के स्तर पर इस प्रकार के शेल्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, ताकि अगर लोगों को फूस के घर में भी वहां वो रह रहे हैं तो कम से कम उस समय के दौरान अस्थायी रूप से ही सही वो इन शेल्टर्स में आके रहें, ताकि उन्हें किसी प्रकार के समस्या का सामना ना करना पड़े या उन्हें अपने जान से हाथ ना धोना पड़े। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और मैं बताना चाहूंगा ओडिशा राज्य में। देखिए, हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या यह है, मैं इसको बहुत सामान्य ढंग से आपको बता रहा हूं, बाकी आप जब अपना उत्तर फ्रेम करेंगे तो उसमें इन चीजों को कहां डालना है एक बार आप देखेंगे। हमारे देश में एक बड़ी समस्या यह है कि शुरुआत किसी भी समस्या से निपटने के लिए जो शुरुआत की चीजें की जाती हैं या शुरुआत में कोई कदम उठाए जाते हैं, वो बड़े ही तकनीकी ढंग से उठाए जाते हैं, लेकिन उस सूचना के, उस बेनिफिट के, उस लाभ के, उस फायदे के अंतिम स्तर तक पहुंचने की जो स्थिति है वो हमारे यहां अच्छी नहीं है। इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे देश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इसको बोलेंगे, यानी अंतिम व्यक्ति तक जो सुविधा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, वो अच्छी नहीं है। इसके अच्छे नहीं होने के दो कारण हैं। पहला, हमारे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस पूरे ढांचागत परिस्थिति में आप देखेंगे कि एक तो जो टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, उन्हें कारगर बनाने की आवश्यकता है, तब कहीं ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो पाएगी। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम बिहार की बात कर ले और कहें कि बिहार की सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कैसी है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो हमारे यहाँ सामाजिक आर्थिक ढांचा है या जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो बहुत अच्छी नहीं है। किसान के स्तर पर अगर आप देखेंगे, हो सकता है आप शहरों में रहते हो, आपको पता हो कि सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन आप किसान के स्तर पर देखें, क्या जो कृषक बंधु हैं हमारे, क्या सभी के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है? सभी के पास ऐसी सुविधा है कि वो स्मार्टफोन में कुछ खास तरीके का ऐप डाउनलोड कर ले, जिस ऐप पर अर्ली वार्निंग आ रही हो कि भाई अब आप इस समय बाहर न जाए खेतों में क्योंकि बिजली गिरने की संभावना है? नहीं। तो इसलिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है या जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसके लिए हमें बहुत ही निचले स्तर तक जाकर, यानी मैं कहूं कि
ग्राम के स्तर तक जाकर, पंचायत के स्तर तक जाकर हमें काम करना पड़ेगा और वहां पर ऐसे सिस्टम्स का फायदा उठाया जा सके, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे ताकि लोगों तक फटाफट सूचनाएं पहुंचाई जा सके। विद इन आवर, विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे और 1 घंटे में अगर सूचना पहुंच जाए। वैसे उड़ीसा सरकार का मैं एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अच्छा कदम बताऊंगा। उड़ीसा सरकार ने डेवलप किया दामिनी ऐप। इस ऐप के अंतर्गत जिसने भी ये ऐप डाउनलोड कर लिया है, कौन सा ऐप है, मैं नाम लिख देता हूं, दामिनी ऐप। इस ऐप की सहायता से किसानों तक अर्ली वार्निंग्स पहुंचा दिए जाते हैं कि अभी कुछ घंटे बाद इस तरह की समस्या, इस तरह की घटना हो सकती है, इस तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक उपाय बताना चाहूंगा जो कि उन सरकारों ने भी अपनाए हैं। हमें लगता है कि हमारे प्रदेश में भी इस चीज को अपनाया जाना चाहिए। ओडिशा और झारखंड सरकार ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से भूकंप की आपदा से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसे पाठ जोड़े हैं, उसी प्रकार से बिजली गिरने जैसी समस्या से संबंधित जो पाठ है उनको भी जोड़ा गया है। बचने के उपाय क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी वहां पर पाठ्यक्रम में चीजों को जोड़ा गया है। मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश में भी जो हमारी सरकार स्कूलों में पाठ्यक्रम चलाती है, उन पाठ्यक्रमों में भी इस प्रकार के पाठ जोड़े जाने चाहिए जिससे कि लोगों को जागरूक बनाया जा सके। बच्चे जागरूक हो गए, घर में वो जाकर कहीं ना कहीं अपने माता पिता को बताएंगे, माता पिता से उनके जो मित्रगण है, जो उनके सह संबंधी है, वो उनको बता सकते हैं। तो जागरूकता लाने का कई सारे उसके मीन्स है, उससे आप जो है वो लोगों तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। अब यहीं पर आपको बताऊं, जैसे नाउकास्ट की मैंने बात की, झारखंड सरकार ने लाइटनिंग सेंसर्स टावर्स भी लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? लाइटनिंग सेंसर्स टावर्स। लाइटनिंग सेंसिंग टावर्स लगा रखे हैं और इन टावर्स से मैं आपको बताऊं कि 45 मिनट से 1 घंटे पहले अर्ली वार्निंग मिल जाती है कि अभी यहां पर बिजली गिरने जैसी घटना हो सकती है। ठीक है, तो इन चीजों का भी उपाय करना चाहिए। सरकार को, प्रदेश सरकार को इन चीजों पर भी बात करनी चाहिए। अगर आपसे साक्षात्कार के बोर्ड ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे, समस्या क्या है, इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, किस प्रकार की मौसमी परिस्थिति से यह संबंधित है और इन घटनाओं को कम करने या इनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, सुरक्षात्मक उपाय क्या है, निदानात्मक उपाय क्या है, तो आप इन उपायों की चर्चा वहां पर कर सकते हैं। मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा यहां पर। आपने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का नाम भी सुना होगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्य है वो वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिस्थितियां हैं उससे क्या अंतर आ रहे हैं, किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इन सारी चीजों पर बात की जाती है। लेकिन साथ के साथ आपको बताऊं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो लाइटनिंग की समस्या है इसके अर्ली सेंस करने के लिए, इसको अर्ली सेंस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, वो है 30-30। 30-30 उपाय एक बताया है। ये 30-30 उपाय है क्या? 30-30 गाइडलाइंस इसको बोलते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो बताया गया है इसको क्या बोलते हैं? 30-30 गाइडलाइंस बोलते हैं। क्या है ये गाइडलाइंस? तो देखिए, इस गाइडलाइंस के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर आपको किसी क्षेत्र में बिजली चमकने के ठीक 30 सेकंड बाद या 30 सेकंड के अंदर
बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे जाए। पहला 30 का मतलब यह हो गया कि बिजली चमकने के, यानी जब लाइटनिंग हुई, आपको यह पता है आप सब लोगों को कि बिजली चमकती पहले है, कड़कती बाद में, मतलब आवाज जो है उसकी बाद में आती। क्यों? ये लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड का मामला है। लेकिन यहां पर समय जो है वो ये बता रहा है कि अगर भाई लाइट तो बहुत दूर भी चमक सकती है, आपको तब भी सेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूरी ज्यादा है तो आवाज आने में समय लगेगा। लेकिन अगर दूरी कम है तो बिजली चमकती हुई तो दिखाई दी, आवाज भी जल्दी आ जाएगी। तो इसलिए इस पहले 30 का मतलब यह है कि अगर बिजली चमकने के 30 सेकंड के अंदर आपको आवाज, बिजली कड़कने की या बादलों के गरजने की आवाज आ जाए, तो अब दूसरे 30 का मतलब है कि तो अगले 30 मिनट तक आप फटाफट किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अगले 30 मिनट तक आप बाहर ना आए। समझ में आई? ये 30-30 गाइडलाइंस है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस प्रकार से जो गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस का भी उपयोग करना चाहिए, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, उपयोग नहीं फॉलो करना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए और निश्चित रूप से अक्षरशः यह माना जाना चाहिए। आप देखिए हमारे यहां के किसान, सबके पास ये सुविधा नहीं है कि वो मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त कर पाए या इस प्रकार से हर एक समाचार को सुन पाए। लेकिन ग्रामीण किसानों के पास ये बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, सेंस होता है, सॉरी, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा सेंस होता है कि वो ऊपर आकाश देखकर बता देते हैं बादल कैसे हैं, इनसे बारिश होगी या नहीं होगी, कब बारिश होगी, कितने समय बाद होगी, ये सारी चीजें बहुत अनुमान अच्छा होता है, मोर और लेस सही होता है। तो अगर इस प्रकार की जानकारियां हैं तो किसानों को हमें इस प्रकार भी जागरूक करना पड़ेगा कि बादल किस प्रकार के दिखें और ये जो बिजली चमकने की स्थिति है वो कैसी दिखाई दे कि आपको तुरंत ये ज्ञान हो जाए कि बिजली गिर सकती है और इसलिए हमें सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की समस्या को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाए तो बड़ा व्यापक हो सकता है आपका साक्षात्कार, अगर आपके प्रश्न के उत्तर बड़े संतुलित हों और आप साक्षात्कार बोर्ड का ज्ञान का ध्यान जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। तो मुझे लगता है कि एक के बाद दूसरा प्रश्न आप जोड़ पाने में खुद ही सक्षम हो जाएंगे और आप साक्षात्कार बोर्ड को बाध्य कर देंगे कि आपने जो पूछा है उसमें से जो प्रश्न निकल कर आ रहा है वो उन्हें पूछना पड़े। आप उनके अंदर ऐसी दिलचस्पी पैदा कर पाएंगे ताकि आप अपने अनुसार उनसे प्रश्न ले सके और अपने अनुसार उसका उत्तर दे सके। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा उपाय कभी भी साक्षात्कार में नहीं होता, जब आपको ये बताया जाता है कि आपके पूरे साक्षात्कार में आप हमेशा बहुत लगातार बोर्ड के साथ संवाद में रहें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है इससे आपको फायदा हुआ होगा, इससे आपको बहुत सारी चीजों का पता लगा होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, आपको इस घटना से संबंधित, ये घटना किस परिस्थिति में हो रही है ये ध्यान में रखना है। इन परिस्थितियों में क्या क्या चीजें आपको शामिल करनी है वो भी मैंने आपको बताया। अर्ली मॉनसून की बात करेंगे। प्री मॉनसून अगर पूछा जाता है, मॉनसून पूर्व की ये घटना में हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉनसून पूर्व में इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती या ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती जबकि ऐसी लाइटनिंग की समस्या वहां पैदा हो। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब भी उपाय, क्योंकि हमारे लिए उपाय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उपाय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो मैंने कई सारे उपाय बताए। कुछ उपाय जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम एक बहुत बड़ा उपाय है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो मैंने आपको बताई कि अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंच है, अंतिम व्यक्ति तक जो सूचनाओं का संवाद है वो हो पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐप डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि दामिनी ऐप ओडिशा राज्य ने करके दिखाया। हम करिकुलम में, हम पाठ्यक्रम में इस तरीके के पाठ जोड़ सकते हैं जिससे कि
बच्चों के स्तर से ही, है ना, ये चीज जो है वो आगे पहुंचना शुरू हो जाए। तो ऐसे कई सारे उपाय हैं जिनकी चर्चा हमने की। 30-30 गाइडलाइंस की बात आपसे की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके के उपायों की चर्चा करके आप निश्चित रूप से एक अच्छा उत्तर दे सकते हैं इस प्रकार की समस्या से। तो आज के सेशन में मैंने एक टॉपिक उठाया था, क्योंकि बाढ़ वाला जो टॉपिक है मुझे लगता है बहुत आम टॉपिक है। इससे लेकर तो आपके पास बहुत सारे जो उत्तर है वो मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह की जो चीज है इस पर मुझे लगता है कि अभी अगर आप कहीं पर मटेरियल देखने जाए तो शायद आपको एक साथ कंपाइल होके ना मिले। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऐड की हैं, बहुत सारी चीजों को आपसे मैंने उनकी चर्चा की है। तो अगर आपके पास ये सारा ज्ञान रहता है, आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे और अगर ये प्रश्न वहां पर पूछ लिया गया तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा उत्तर दे पाएंगे। तो आज के इस सेशन में मैं यहीं तक रहने देता हूं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे और भी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा और उनके भी किस प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं, वहां पर भी कैसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनके विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। तो एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास की है उनको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, संस्थान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप अपने साक्षात्कार की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें। हम संस्थान की ओर से इसके लिए प्रयासरत हैं और आपके साथ हम मिलजुल कर काम करेंगे ताकि आपका साक्षात्कार भी इसी तरीके से बेहतर हो और आप इस पूरे एग्जामिनेशन के जो इसका जो क्रम है उसको पूरी तरीके से क्लियर करके एक सफल अधिकारी बन पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।